बच्चों ये हाउस प्रॉपर्टी का सवाल है। इसमें इंटरेस्ट और लोन के ऊपर कैलकुलेशन है, इसीलिए ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं। श्री कुंटल, जिसकी उम्र 46 साल है, इनके दो घर हैं और दोनों घर कोलकाता में है। पहला घर ये खुद अपने लिए रखते हैं, मतलब ये पहला घर भाड़ा में नहीं देते हैं, अपने लिए रखते हैं। और सेकंड घर में दो ठो फ्लैट है, लेकिन दोनों फ्लैट का साइज एक जैसा है और ये भाड़ा में लगा देते हैं टेनेंट को, जिसमें इनको 12,000 रुपया भाड़ा मिलता है पर फ्लैट। याद रखोगे, दो फ्लैट है और एक फ्लैट से इनको 12,000 मिल रहा है, तो दो फ्लैट से 24,000 मिलेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं 21/9/18। कंस्ट्रक्शन वाला डेट इंपॉर्टेंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ये वाला डेट और ये वाला डेट इंपॉर्टेंस है। म्यूनसिपल टैक्स 24,300 पहला घर में पे किए हैं 15% के हिसाब से, और दूसरा घर में 35,100। वैकेंसी है सेकेंड घर में। कुंटल 9 लाख का लोन लिया है पहला घर के लिए, सितंबर 18 को, ये डेट इंपॉर्टेंस है, सितंबर 18। 6 लाख का लोन लिया दूसरा घर के लिए, और ये लिया है 1 मार्च 2017 को। इंटरेस्ट और लोन तो बेचारा हमेशा पेड किया है, लेकिन लोन जो है हमारा 23 तक, हमारा प्रीवियस ईयर तक लोन अभी तक पेड नहीं हुआ है। कुंटल का बिजनेस का इनकम 9,78,000 है और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 84,200 है। तो ये सब हम लोग को जरूरत है नहीं, हमको तो हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग हाउस 2 का निकालेंगे। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हाउस 2 का आप क्यों निकालोगे? क्योंकि हाउस 1 तो सेल्फ ऑक्युपाइड है ना बच्चों, तो हाउस 2 लेट आउट है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आप अच्छे से देखना, यह छिपा हुआ है। यहां पर ही आप देखिए, ये हाउस 2 में 35,100 दिया है। ये म्युनिसिपल टैक्स दिया है बेटा 15% के हिसाब से। अब देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे नोट नंबर 2 तैयार किया था कि म्युनिसिपल टैक्स 15% का मतलब 15/100। तो ये 15 जो है ये म्युनिसिपल टैक्स है, और जो 100 है बेटा वो याद रखना एनएमबी है, क्योंकि आपको मालूम है म्युनिसिपल टैक्स जो निकाला जाता है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकाला जाता है। तो इसीलिए ये 15 है ये म्युनिसिपल टैक्स है और 100 है एनएमबी। इस केस में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ, देखो यहाँ मैंने डायरेक्ट बदला है, 35,100 ये म्युनिसिपल टैक्स है। अगर आप हम 100 को ऊपर ले जाए और 15 को नीचे ले आए तो एनएमबी आएगा, और एनएमबी को फिर हम किस में बदलेंगे? ग्रॉस में। ग्रॉस में बदलने के लिए 100/90 करेंगे। अब 100/90 क्यों कर रहे? क्योंकि घर जो है बच्चा वो मेट्रो सिटी में है। अगर घर मेट्रो में नहीं होता तो 100/90 नहीं करते। 100/90 करने के पीछे एक ही रीजन है कि ये जो हम जो परसेंटेज को चेंज कर दिए, 100 को ऊपर ले गए और 15 को नीचे ले आए, इसका एक ही रिजल्ट है कि जो निकलेगा वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकलेगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है। तो इसीलिए अगर आपके पास टैक्स दे दे तो 100 को ऊपर करोगे और टैक्स को जब नीचे करोगे ना, तो वो आएगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू। और इसको ग्रॉस में लाने के लिए 100/90 किए तो 2,60,000। फेयर रेंट इस घर का है ही नहीं। रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 2,60,000 आ गया। अब थोड़ा सा रेंट रिसीव को देखिए। इस घर में देखिए दो फ्लैट है, सेकंड वाले घर में दो फ्लैट है, तो 12,000 करके 12 × 2 किए तो 2,88,000 आया। जबकि यहाँ वैकेंसी भी आपका है 3 महीना खातिर एक फ्लैट का। देखिए यहाँ देखिए, एक फ्लैट वैकेंसी है के महीना खातिर? 3 महीना खातिर।
तो हम लोग यहाँ पढ़े 12 × 3 × 1 फ्लैट किए 36,000 आया 2,52,000। तो हम लोग का जो रेंट रिसीव है हम इसी को लेंगे, हम लोग रेंट रिसीव इसी को लेंगे। क्यों लेंगे भाई? इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर रेंट रिसीव जो है वो कम है और उसका वजह है वैकेंसी। तो यही हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेंट रिसीव है वो लोअर है, रेंट रिसीव जो है वो लोअर है आरईआर से। उसका वजह है वैकेंसी, इसीलिए रेंट रिसीव को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिए सेक्शन 23(1)(c) के मुताबिक। अच्छा बच्चों, आज के बाद अगर म्युनिसिपल टैक्स दे दे तो म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे? जब भी तुम 100 को ऊपर ले जाओगे तो वो नेट आएगा। फिर नेट, जब नेट म्युनिसिपल वैल्यू होगा तो उसको ग्रॉस में लाने के लिए क्या करोगे? 100/90 कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या आ जाएगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अब आते हैं सवाल में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हाउस 1 हाउस 2। हाउस 1 में जो लोन लिया गया वो 1/9/18 को लिया गया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/3/20। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं। बच्चों यहाँ पर ही देखो, यहाँ जो लोन लिया गया है बच्चों वो 1/9/18 को लिया गया और बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा 30/6/20 को। तो बच्चों आपको मालूम है 20 को कंप्लीट हो रहा 30/6 को, तो आप तो मार्च तक जाओगे तो यहाँ आप लोगे 31/3/20। अब देखो बच्चों हम लोगों ने वही किया कि सर हम लोगों ने लोन लिया 1/9/18 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है जून को, लेकिन हम लोग गए मार्च तक। अब यहाँ देखो 18 में 4 महीना रहा, क्योंकि 19 से गिन लो 9 10 11 12, उसके 18 में 19 में 12 महीना रहा और 20 में 3 महीना रहा, सब जोड़े तो 19 महीना। और यहाँ जो लोन लिए हैं 1/3/17 को, और देख लेते हैं, चलो इनका भी देख ले। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ जो लोन लिए हम लोग सेकंड वाला वो मार्च को लिए हैं, 1 मार्च को, 1 मार्च को लोन लिए हैं और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31/10/18 को। तो हम लोग तो यहाँ जाएंगे 31/3/18 तक। तो बच्चों यहाँ पर ही हम लोग आए, 17 में 10 महीना रहा और 18 में रहा 3 महीना, 18 में रहा 3 महीना, टोटल आया 13 मंथ। प्री कंस्ट्रक्शन 9 लाख का लोन है पहला घर का, 8%, 19/12 की है 1,14,000। हाउस 2 का 6 लाख का 9.5%, ये हम लोग का प्री आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट और लोन हम निकाल ले हैं अंडर सेक्शन 24B में हाउस 1 और हाउस 2 का। पहले तो आपको मालूम है 1/5 लोगे प्री कंस्ट्रक्शन, तो पहला घर का जो है 1,14,000 है, 1,14,000 का 1/5 निकाले तो 22,800 आया। हाउस 2 का 1/5 निकाले तो 12,350 आया। पोस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपना प्रीवियस ईयर, याद रखना जिस साल का तुम बना रहे हो 23 और 24, ये मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। 9 लाख का 8%, 72,000 और 6 लाख का 9.5%, 57,000, दोनों को जोड़ दिए तो इंटरेस्ट और लोन आ गया। अब हम जाएंगे सोल्यूशन में। अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो आपको मालूम है 3 तो कॉलम टानोगे। हाउस नंबर 1 जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, नेट एनुअल वैल्यू इसका नील होता है, आपको मालूम है। इनका सेक्शन आप याद रखना, जब भी आएगा सेल्फ ऑक्युपाइड तो अंडर सेक्शन 223(2)(a) लिख लेना और इसमें इंटरेस्ट और लोन दोगे 94,800 और ये घर का इनकम माइनस आता है। हाउस टू लेट आउट, हाउस टू लेट आउट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,52,000 ले लिए। म्युनिसिपल टैक्स ऑनर पे किया 35,100, घटाए तो 2,16,900 नेट एनुअल वैल्यू। और
स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको 30% ये देना है, दे दिए। इंटरेस्ट और लोन तो आपके पास है, जोड़ के बाहर किए तो 82,480 आया, जबकि ऊपर में 94,000 था। इनकम माइनस में आया, तो टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये सवाल बहुत है, बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ऐसा सवाल हम होमवर्क में देंगे, आप इसको बनाइएगा। कल क्लास रहेगा मॉर्निंग में 10 बजे। अब आते हैं हाउस 2। 2 नंबर सवाल ई चक्रवर्ती का है। ये 2011 या 15 में आया है बच्चा। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर म्युनिसिपल, अच्छा घर कहाँ है पता नहीं है तो नन मेट्रो। म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख है, 15 लाख है, 22,50,000 है। फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट है, यहाँ रेंट रिसीव नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी सेल्फ ऑक्युपाइड, ये वाला भी सेल्फ ऑक्युपाइड, ये वाला भी, तीनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, पहला घर का इतना, दूसरा घर का इतना, तीसरा का नहीं दिया हुआ। रिपेयर दिया हुआ, तो रिपेयर को तो हमको लेना नहीं है। चक्रवर्ती 10 लाख का लोन लिया, 12% कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस 3, याद रखेगा हाउस 3 के लिए लिया है। और 1/6/14 को ये लोन लिया है, और 17/9/22 को ये पे कर रहा है। और हाउस जो है वो कंप्लीट हो रहा है 1/4/19 को। इसके बाद नीचे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अज्यूम दैट ही ट्रीटेड थर्ड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ घर नंबर 3 को ही आप सेल्फ ऑक्युपाइड मानोगे। तो हमारे पास सवाल में 3 घर है, 3 में थर्ड वाले को सेल्फ ऑक्युपाइड, तो 2 को हम लोग लेट आउट मानेंगे। तो देखिए यहाँ लिखे हम कि यहाँ चक्रवर्ती ऑप्टेड थर्ड हाउस एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड। चक्रवर्ती चाहता है कि उसका तीनों घर सेल्फ ऑक्युपाइड रहे, लेकिन हाउस 1 हाउस 2 को हम लोग डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, क्योंकि सवाल में बोल दिया कि हाउस नंबर 3 ही कहाँ रहेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो इसीलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा हाउस 1 और हाउस 2 का। तो बच्चों जब एग्जाम में 4 घर आ जाए सेल्फ ऑक्युपाइड, तब ऐसे केस में सवाल अगर आपको बता दे कि कौन सा घर होगा सेल्फ ऑक्युपाइड, तो वो घर सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, बाकी घर होगा डीम टू बी लेट आउट अंडर सेक्शन 23(4). ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पर हम 8 लाख 15 लाख ले लिए, सवाल में दिया हुआ है। फेयर रेंट भी ले लिए, आराम से दिया हुआ है। आरईआर ले लिए, स्टैंडर्ड रेंट भी ले लिए, जो हम लोग को मालूम है। लेकिन यहाँ रेंट रिसीव नॉट अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, तो हम लोग ग्रॉस वैल्यू आ गया 15 लाख और 18 लाख। अब आते हैं हाउस 3 का इंटरेस्ट और लोन निकलना। हाउस 3 में लोन लिए थे 1/6/14 को, याद रखोगे। तो देखो यहाँ पर ही हम लोग 1/6/14 लिए, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 1/4/19 को, तो यहाँ 31/3/19। तो यहां से यहां तक महीना का हिसाब किए देखिए, 14 में 7 महीना, 15 में साल भर, 16 में भी साल भर, 17 में भी साल भर, 18 में भी साल भर, 19 में भी साल भर, तो आया 58। तो हम लोग इंटरेस्ट और लोन निकाले, 5,80,000 आ गया। अब इंटरेस्ट और लोन 24 और बी का जब निकालने जाएंगे, तो प्री कंस्ट्रक्शन का 1/5 ले ली 1,16,000, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन 1,20,000, जोड़े 2,36,000। लेकिन याद रखोगे ये वाला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, और सेल्फ ऑक्युपाइड का एक लिमिट है बच्चों। सेल्फ ऑक्युपाइड का ये लिमिट है कि इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख है, 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं इंटरेस्ट और लोन विल बी अलाउड 2 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अब इस घर का इनकम निकाल ले। हाउस नंबर 1 को डीम टू बी लेट आउट माना गया, 15 लाख था। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ घटा के बाहर कर दिए, डिडक्शन दिए, इंटरेस्ट और लोन नॉर्मल था 8,91,000। हाउस 2 जो है, इनका भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल चुके हैं। इनका म्युनिसिपल टैक्स जो है ऑनर पे कर रहा,
और इसका भी इंटरेस्ट ऑन लोन 1,10,000 दिया हुआ है। हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड है, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख है। और ये बातें हम लिख दे रहे कि सर आप नोट नंबर 3 में जाके देख लीजिए। अब इस सबको जोड़ जाड़ के घटा दिए तो हम लोग का आ गया बच्चों 18,36,000 टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये एक सवाल है, बच्ची भेजी थी रानी दास, वो बोली कि सर ये एग्जाम में आएगा, उनके लिए इम्पोर्टेंस था, तो इसीलिए हम बोले ये वाला भी सवाल बना दें। ये 96 में आया हुआ है। दत्ता एक सैलरी एम्प्लॉय, इसको सैलरी मिलता है इतना, तो सैलरी वाला काम तो इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। और इनका 3 घर है, तीनों घर में ये खुद रहते हैं, तीनों घर में ये खुद रहते हैं। इससे ऊपर भी जो सवाल बनाए थे वहां पर भी वो खुद रह रहे थे। आइए इसके ऊपर एक तो नोट तैयार करते, तब इसको बनाने में मजा आएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में क्या रूल से पहले ये जान लो। ऑनर कैन यूज टू हाउस एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड। ऑनर 2 ही घर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज कर सकता है। केस 1, सपोज ऑनर वांट टू यूज मोर देन 2 हाउस एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड। Case 1, suppose the owner want to use more than 2 house as a self-occupied. At that situation, we have to follow rule given under section 23 subsection 4. Step 1, first of all, we have to determine GAB of all the houses. All the houses step 2, higher GAB, higher GAB of the house will be treated as self-occupied house. Step 3,
एग्जाम्पल हाउस 1 3 lakhs GAB, हाउस 2 4 lakh GAB, हाउस 3 8 lakh GAB, हाउस 3 2 lakhs 50,000 GAB. At that situation, we have to find out the maximum GAB. In this scenario, we get हाउस 2 एंड हाउस 3. बेटा यहाँ हाउस 2 और हाउस 3 ये दोनों मैक्सिमम है इन दोनों के मुकाबले, तो ये दो तो घर हो जाएंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, और ये वाली जो हो जाएंगी ये वाली डीम टू बी लेट आउट. ये वाली भी हो जाएंगी डीम टू बी लेट आउट. तो सेल्फ ऑक्युपाइड बाड़ी वाला के घर रख सकता है. आइए एक बार इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर ले. बाड़ी वाला यहाँ पर दो घर से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं रख सकता है. अगर वो रखना भी चाहेगा तो पॉसिबल नहीं है. केस 1, मान लो सपोज द ऑनर वांट टू यूज मोर देन 2 हाउस एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड. हमने ये मान लिया कि बाड़ी वाला चाहता है कि वो दो से ज्यादा घर खुद अपने लिए रखे. ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू फॉलो द रूल्स गिवन अंडर सेक्शन 23(4). अंडर सेक्शन 23(4) में जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा. और ये रूल्स हमें क्या कहता है बेटा? ये रूल्स कहता है कि सबसे पहले हमको जीएबी निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सब घर का. उसके बाद जो हायर मिलेगा उसमें से सेल्फ ऑक्युपाइड हम डिसाइड करेंगे. और क्या डिसाइड कर सकते बच्चा? दो ठो. राइट. अब बच्चा इसमें देखो हम एग्जांपल दिए कि बाड़ी वाला चाह रहा था कि चारों घर सेल्फ ऑक्युपाइड हो. बाड़ी वाला चाह रहा है कि चारों घर सेल्फ ऑक्युपाइड हो, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4. तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है देखो थोड़ा ध्यान से. बाड़ी वाला चाह रहा है कि चारों घर हो तो पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे केस में हम चारों का निकाले जीएबी. पहला का 3 लाख 4 लाख 8 लाख 2.5 लाख, इनमें से दो घर ही सेल्फ ऑक्युपाइड होगा. तो ये भी हाईएस्ट है ये भी हाईएस्ट है. कंपेयर अमंग द फोर्स. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये दोनों वाला हाउस 2 और हाउस 3 जो है ये हो जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड, और बाकी दोनों जो होगा डीम टू बी लेट आउट. अब आते हैं सवाल के तरफ. यहाँ बाड़ी वाला कह रहा है कि उसके पास 3 घर है और तीनों घर वो अपने लिए रखता है, हाउस 1 हाउस 2 और हाउस 3. अच्छा घर कहाँ पर है पता नहीं चल रहा, तो हम लोग नॉन मेट्रो मानेंगे. तो पहला बात है तीनों का स्टेप 1 हम निकाले ग्रॉस एनुअल वैल्यू. म्युनिसिपल वैल्यू लिए, फेयर रेंट लिए, आरईआर आया, स्टैंडर्ड रेंट लिए. उसके बाद यहाँ रेंट रिसिप्ट तो है नहीं, एनए एनए दे दिए. तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया. अभी बच्चों रूल सिखाए थे कि यहाँ दत्ता कैन यूज 2 हाउस. दत्ता सिर्फ 2 ही घर रख सकता है सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए. ये नोट हम तैयार कर रहे हैं. इट इज अज्यूम दैट यहाँ हमने मान लिया हाउस 2 और हाउस 3 क्या है बोले तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस. क्या है भाई? हाउस 2 और हाउस 3. ध्यान से देखो हाउस 2 और हाउस 3 को ध्यान से देखो. इसकी जीए भी ज्यादा है, इसकी भी जीए भी क्या है? ज्यादा है. तो यह दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड होना चाहिए. तो ये दोनों ज्यादा है इसलिए सेल्फ ऑक्युपाइड हुआ और ये डीम टू बी लेट आउट. तो इसीलिए हाउस 2 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड माने हैं हम, और हाउस नंबर 1 को डीम टू बी लेट आउट. अब इसका इनकम निकालेंगे. तो 4,20,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिए. हाउस नंबर 1 डीम टू बी लेट आउट है. म्युनिसिपल टैक्स ऑनर का दिया हुआ है.
डिडक्शन ले लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन नील कर रहे, काहे कर रहे, क्योंकि लोन का इस्तेमाल भाई के शादी में किया, देखिए यहाँ पड़ी। अच्छा, लोन का इंटरेस्ट रेट 7% है, और हाउस नंबर 1 में जो 2 लाख का लोन लिया गया है वो लोन लेके घर नहीं बनाया गया, भाई का शादी तो नील हो जाएगा। अब आइए हाउस 2। हाउस 2 में सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए हैं, तो उसका नेट अरेबल वैल्यू नील है। और ध्यान से देखो हाउस 2 में क्या बोल रहा कि यहाँ जो है हाउस 2 को मॉर्गेज रखा गया है LIC के पास, और इससे घर बनाने का काम शुरू हुआ है, 5 लाख का लोन है, तो 5 लाख का 7% निकालेंगे। अच्छा, इसमें डेट नहीं है प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, तो सब पोस्ट है, तो 5 लाख का 7% निकालोगे बच्चे लोग, तो 35,000 आएगा, और इस घर का इनकम माइनस होता है। इसके बाद फिर आएंगे हाउस नंबर 3, ये भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, और इसमें क्या बोल रहा है थोड़ा देखें। हाउस नंबर 3 जो है ये नॉन रेसिडेंट है, मतलब ये भारत में नहीं रहते हैं, 8 लाख का लोन लिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और इंटरेस्ट 22 और 23 में वो पे किया आउटसाइड इंडिया, स्टिल अनपेड टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स, मोर ओवर देयर इज नो पर्सन इंडिया हु ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ लेंडर। आपको याद होगा मेरी बातें कि अगर कोई भी इंडियन अगर बाहर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी किसी को दे के जाना होगा, उसको बोलेंगे डीम्ड ऑनर, इसको डीम्ड ऑनर बोलेंगे। लेकिन ये शख्स, देयर इज नो पर्सन इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में कोई लोगों को रखा ही नहीं है जिसको हम लोग एजेंट समझ सके, डीम्ड ऑनर को एजेंट माना जाता है। यहाँ भारत में उनका कोई लोग नहीं है। ये जो लेंडर है, यानी कि जो घर का मालिक है, जो विदेश में अभी है, उन्होंने अपना घर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है, तो डीम्ड ऑनर नहीं होने के चलते ये इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होगा। और याद रखो म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड नहीं होता, लेकिन ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, नील कर दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन नील। यहाँ होगा नो डीम्ड ऑनर, यहाँ कोई भी डीम्ड ऑनर नहीं है। और याद रखोगे जब डीम्ड ऑनर नहीं है, तो अगर ये लेट आउट होता ना बेटा, तो म्युनिसिपल टैक्स भी नील हो, क्योंकि हम लोग जिसका बना रहे हैं वो शख्स NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडिया है, और जो नॉन रेसिडेंट इंडिया है उसको इंडिया में अपना एक एजेंट रखना पड़ेगा, उस एजेंट को हम कहते हैं डीम्ड ऑनर। और यही ऑनर आपका 2 चीज पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक पे करेगा आपका म्युनिसिपल टैक्स। तो अगर ये लेट आउट होता तो म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं लेते, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं लेते, क्योंकि यहाँ डीम्ड ऑनर नहीं है। बच्चों ये होमवर्क है, 18, 23, 24 और 33, ये चार्टों आप बना लेना, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसी को वीडियो देखकर बना लेना। अब इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप सही से बनाओगे तो